हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का जो है सोशोलॉजी का चैप्टर। आज हम करेंगे सोशोलॉजी का चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम सांस्कृतिक आत्मसातकरण एवं एकीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें हम प्राय संस्कृति के विषय में जो हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आपको पता ही होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है संस्कृति आत्मसातकरण एवं एकीकरण जो है +2 के जो है सीबीएसई के बच्चे हैं जिनका एनसीईआरटी बुक है, उनके लिए भी बहुत ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके रिगार्डिंग एग्जाम में जरूर एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये सीबीएसई के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में यूपी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी अगर उन्होंने सोशोलॉजी ले रखा है तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाठी सेंटर जो है लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश किया जाता है इसमें, और आपको समझ में भी बहुत आसानी से आ जाता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईओएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईओएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाठी सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक जो है हमारा एकीकरण। देखिए ये टॉपिक कई मानने में इम्पोर्टेंट है। कहते हैं एकीकरण जो है इसका मतलब क्या है, आखिर एकीकरण होता क्या है, आखिर किस लिए जो है ये सोशोलॉजी में आया है और इसका क्या उद्देश्य है। तो कहते हैं एकीकरण अनेक अलग अलग संगठनों का एक इकाई में इकट्ठा या एक जो है एकत्रित होने का एक प्रक्रिया है। जैसे कि आपको पता है कि एकीकरण का मतलब होता है सभी चीज़ों को इकट्ठा करना। यही बात यहाँ पर भी एकीकरण बात बताता है कि अनेक अलग अलग संगठनों का एक इकाई में इकट्ठा या एकत्रित होने को ही प्रक्रिया को हम एकीकरण कहते हैं। कहते हैं ना एकता में बल है, तो एकता से ही एकीकरण लिया गया है, जहाँ पर अलग अलग संगठन जो होते हैं आपस में मिलके एक सशक्तिकरण बनाती हैं। अंततः एकीकरण सदस्यों के साथ रहने के लिए इकट्ठा करता है तथा साथ साथ लाता भी है, यानी ये साथ साथ चलने के लिए हमें सदैव प्रोत्साहित भी करता है और सदस्यों को एक समूह में रहने के विवश भी करता है, यानी एक साथ रहने के लिए ये आपको विवश भी करता है। तो इसी को हम एकीकरण कहते हैं। इस भांति जो एकीकरण एक समूह को जो है स्वामित्व प्रदान करता है और यह संगठन की एक प्रक्रिया के रूप में भी कार्य करता है। यह सामाजिक एकाकीपन यानी अलग अलग और बिखराव को प्रक्रिया के विपरीत होता है। यानी देखा जाए तो ये सामाजिक एकाकीपन और अलग गाव यानी अलग होने की प्रक्रिया को और बिखरने वाले प्रक्रिया के सदैव ही विपरीत होता है, यानी बिखरना यानी टूट जाना। लेकिन एकीकरण का अर्थ होता है दोस्तों आपस में मिलना और आपस में रहना, आपस में अपना जो है आदान प्रदान करना। सामूहिक एकीकरण समूहों के परस्पर मिलकर रहने अथवा सामूहिक अखंडता एवं एकता को संबंध रखता है। यानी एकीकरण का मतलब ही होता है एकता, ठीक है, अखंडता। तो ये आप समझ गए होंगे कि एकीकरण का मतलब ही होता है कि कई संगठनों को आपस में इकट्ठा होकर सशक्त बनना, उनमें जो है आदान प्रदान होना। तो इसी को हम जो है एकीकरण का नाम देते हैं। कहते हैं एकीकरण एक सामूहिक प्रक्रिया है, यानी ये एक सामूहिक यानी ग्रुप जो है एक प्रोसेसिंग है। यह मुख्य रूप से उन लोगों से संबंधित होते हैं जो समूह में रहते हैं, यानी जो ग्रुप में रहते हैं उनसे ही एकीकरण संबंधित होता है, क्योंकि उन्हीं का एकीकरण होना, उन्हीं का सशक्त होना जरूरी होता है, या उन्हें समूह की उपस्थिति में रहते हैं, यानी कोई भी समूह है उसमें वो उपस्थित रहते हैं। अगर बात करें समूह में बनने की आवश्यकताओं और तरीकों को समझना महत्वपूर्ण होता है कि अगर मान लीजिए कोई समूह में आप हो तो आपको आवश्यकता है कि उसके तरीकों को समझना जरूरी होता है, उसके महत्व को जानना जरूरी होता है। इस जानकारी से हमें उन समूहों में लगाव के माप और विस्तार को समझने में सहायता मिलेगा, क्योंकि आप जितना संपर्क में जाओगे, जितना एकीकरण की भावना आप में रहेगा, उतना ही आप वहाँ के जो है उससे लगाव हो जाएगी, उसके विस्तारों को समझने में काफ़ी आपको सहायता भी मिलेगा।
समूह अलग अलग सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाए जाते हैं। देखिए, समूह जो होता है अलग अलग सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, क्योंकि सबका जो है आवश्यकता एक जैसा नहीं होता है। तभी तो आज देखते हो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई जा चुकी है, बहुत से पार्टियां बनाई जा चुकी है, क्योंकि सभी व्यक्ति के सदस्यों की जो है आवश्यकताएं अलग अलग होती है, अलग अलग विचारधारा होता है। जैसे कोई देखिए, कोई व्यक्ति जो है पानी फ्री कर रहा है, कोई व्यक्ति बिजली फ्री कर रहा है, कोई व्यक्ति लोगों को जो है पेंशन दे रहा है, कोई व्यक्ति जो है रोजगारी भत्ता दे रहा है, रोजगार देने की जगह पर भत्ताओं को प्रोत्साहित दे रहा है, कोई व्यक्ति किसानों को पैसे दे रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन किसकी सोच सही है ये तो समय ही बताएगा। तो यही बात यहाँ कहता है कि ये हमें मापने की एक यंत्र मान सकते हो, यानी सभी व्यक्तियों की अलग अलग आवश्यकताएं होती है और अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करना ही इसका एकीकरण का कार्य होता है। एक समूह अपने सदस्यों को सदस्यता एवं सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, समूह में रहने से क्या होता है, यानी एकीकरण होने से क्या होता है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात तो यही होता है कि इसमें जो है सुरक्षा प्रदान होती है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं अगर साथ में रहते हैं तो वो पावरफुल हो जाते हैं, और क्या करते हैं, दंगे फसाद करने की कोशिश करते हैं, लोग बच्चों को परेशान करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, तो ये उनके पावर आ जाता है क्योंकि हम ग्रुप में हैं। लेकिन वही अगर व्यक्ति को अकेला आप देखिएगा तो वो बिल्कुल भीगी बकरी की तरह बन जाता है, वो किसी तरह की प्रक्रिया ही नहीं करेगा। तो यही बात यहाँ दर्शाता है। लेकिन कहते हैं ये सब बात तभी उचित होती है जो सही होता है। किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना, ये कभी भी जग कल्याण और मनुष्यता का निशानी नहीं है। कहते हैं अगर देखा जाए तो ये सुरक्षा भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रदान करता है, और इस प्रकार यह एक समूह विषय में परस्पर जो है अपनेपन की भावना पैदा करने में भी सहायता करता है। यानी आप एक रहोगे, साथ में रहोगे, तो आपका अपनापन का भावना जो है आपके मन में विकसित होगा, क्योंकि आप सब ग्रुप में हो, समूह में हो, तो आपस में जो है विचारों का आदान प्रदान, भोजन का आदान प्रदान, ठीक है, सोच की आदान प्रदान तो सारे होंगे, तो आपको थोड़ा सा अपनापन होता है, लगता है। देखते हो कोई व्यक्ति आपसे बात करता है, अच्छी बातें करता है और आपसे मन की बात जानने की कोशिश करता है, तो आपको लगता है कि काफ़ी व्यक्ति फ्रैंकली है और आपसे काफ़ी अपनापन जो है महसूस कराने की कोशिश करता है। तो ये सारे एकीकरण के अंतर्गत ही आता है। कहते हैं एक गणनात्मक परक अथवा जो है सांख्यिकी श्रेणी में परिभाषित किया जा सकता है। समूह का दूसरा प्रकार जो है सामाजिक श्रेणी ही माना जाता है। यह उन लोगों से संबंध रखता है जिनकी सामान्य परिस्थिति होती है, यानी उनको जो है सामान्य परिस्थिति होती है तथा उसी भूमिका का वो निर्वाह भी करते हैं। एक सामाजिक समूह सामाजिक अंतक्रियाएं, परंपरा, विश्वास और नैतिक मूल्य द्वारा भी पहचाना जा सकता है। देखिए, अगर कोई सामाजिक समूह बनता है तो सामाजिक समूह में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है कि अंतक्रियाएं होती है, यानी आपस में क्रियाएं होने लग जाती है। तो इसमें जो है सबसे बड़ी बात आ जाती है विश्वास की, ठीक है, और उनकी नैतिक मूल्य क्या है, तो इन सभी बातों से उनकी पहचान की जाती है। सामाजिक समूह के उदाहरण जो है परिवार भी हो सकता है, संबंधी समूह भी हो सकता है, गांव, जाति, समुदाय आदि भी हो सकता है। तो ये सारे जो होते हैं सामाजिक समूह के उदाहरण होते हैं। परिवार भी एक सामाजिक समूह है, ठीक है, जिसमें एकता की भावना हो रहेगा तो वो परिवार जो है आगे फलित भी होगी, फुलित भी होगी, आगे विकास भी करेगा। संबंधी समूह अगर मान लीजिए एकता आप में रहती है, संबंधों में अपने आप के जो कहते हैं आपके जो रिश्तेदार उनमें जो है रहता है संबंध अच्छा, तो उससे जो है आप कभी भी उनसे कोई भी कार्य कहोगे आसान हो जाता है। कोई गांव अगर कहते हैं एक विश्वास एक बातों पे चलती है तो वो गांव भी आगे बहुत तरक्की करती है। जाति समुदाय भी इसी रूप के अंतर्गत आता है। यदि बात यहाँ पर करें सदस्यों के एक साथ रखने और समूह की अखंडता बनाए रखने के लिए भी एकीकरण एक संयुक्त शक्ति का काम भी करती है। यानी सदस्यों को एक साथ रखने और समूहों की अखंडता बनाए रखने के लिए एकीकरण एक संयोग शक्ति का काम करती है, यानी ये संयोजन का काम करती है, जोड़ने का काम सदैव करती है। समूह का जो है स्थायित्व जो है एकीकरण पर ही आधारित होती है। यह वह प्रक्रिया है जो सदस्यों को एक समूह में एकजुट रहने को विवश करती है, यानी ये वह प्रक्रिया एकीकरण जिससे जो है कोई समुदाय सदस्य आपस में एकजुट ही रहती है, क्योंकि एकीकरण का मतलब ही होता है साथ में रहना। एकीकरण सभी सदस्यों को एक समूह में जोड़े रहने और उनमें एक इकाई रखने की प्रक्रिया देती है, यानी एकीकरण जो है सभी सदस्यों में जोड़ने और उनके साथ में रखने की प्रक्रियाओं को दर्शाता है।
समूह का एकीकरण का संबंध जो है विभिन्न स्तरों पर समूह में सदस्यों के बीच जो है सामाजिक संबंधशीलता होती है, यानी आपस में जो है एकीकरण के संबंध जो होते हैं दोस्तों आपस में जो है संबंधित होते हैं और आपस में संबंध स्थापित करती है। यह सामाजिक संबंधशीलता पात्र और तीव्रता में भिन्न भिन्न और उन्हें उच्च स्तर पर स्वीकृति कहा जा सकता है, यानी ये उच्च स्तर पर जो है एकीकृत करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं। इसमें बताया गया है कि विभिन्न समूहों में एकीकरण के जो है स्तरों को परिवार, वंश, गांव, सगी साथी, जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों में विभाजित भी किया जा सकता है। यानी एकीकरण कई जगहों पे हो सकता है, चाहे वो परिवार हो, वंश हो, गांव हो, सगी साथी हो, जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, राज्य, राष्ट्रीय, देखिए सब में जो है एकीकरण की भावना पाई जाती है। और इस सभी स्तरों में परिवार के उच्च स्तरीय जो है एकीकृत कहा जा सकता है, यानी परिवार जो होता है सबसे ऊंचा होता है। परिवार में आपने देखा होगा कई व्यक्ति जो है सारे मिलजुल के रहते हैं और सारे जो है सद्भावना प्रेम के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, तो परिवार जो है सबसे ऊंचा स्तरीयकरण में आता है। कहते हैं जबकि अन्य समूहों में एकीकरण का जो है समाज आर्थिक स्तर के मुक्त रूप से जो है एकीकृत कहा जा सकता है, यानी ये मुक्त रूप से है, इसमें लोग चाहें तभी जो है एकीकरण की भावना पैदा हो सकती है। लेकिन कहते हैं परिवार में तो भावना जन्मजात रहती है, कुछ परिवारों में देखा जा सकता है कि वो फूट हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं, तो उसका बात हम कह नहीं सकते इसे यहाँ पर। एक विभिन्न समूहों के विभिन्न स्थितियों और आवश्यकताओं पर जो है निर्भरता भी करता है। राष्ट्रीय आपदा और विदेशी आक्रमण के समय एकीकरण राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा ऊंचा होता है। देखिए जब कोई विदेशी हम पे हमला करता है, कभी कोई आपदा आता है, तो सभी जो है लोग मिलजुल के जो है उस आपदा का सामना करते हैं, उस आक्रमण जो है उसका सामना करते हैं, तो इसी को एकीकरण का नाम दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण देखने को मिलता है। इसमें आपको पता है कि बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यही कहते हैं कि देश को एक होना है और एक होके ही हम इस बीमारी से या इस तरह की घटनाओं से हम लड़ सकते हैं। तो इस एकीकरण के विषय में ही बात कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय अखंडता और एकता प्रदर्शित होती है। इससे हमें लगता है कि हमारे देश के व्यक्ति जो है वो राष्ट्र के प्रति जो है समर्पण अपना कर रहे हैं। परिस्थिति क्षेत्रीय, जाति तथा समाज संस्कृति स्तरों पर भी काफ़ी धार्मिक होती है। देखिए ये जो होता है सिर्फ एक जगह स्थित नहीं होती है, जाति में भी एकीकरण होता है। आपने देखा होगा जब दंगे फसाद होते हैं तो बहुत से जाति के लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में ही दंगे फसाद करने लग जाते हैं। तो इस जगह एकीकरण देखिए ये गलत कामों में एकीकरण है, अच्छे कामों में नहीं है, क्योंकि किसी सांप्रदायिक बातों पर आके, किसी मंत्री या किसी संतरी की बातों पर आके आप अपने ही लोगों को मारने लग जाते हो, तो ये सही नहीं है। लेकिन यहाँ एकीकरण इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें कभी भी सही नहीं होता है। ये किसी भी कहते हैं राष्ट्र के लिए, किसी भी जाति के लिए जो है सांप्रदायिक दंगा बहुत ही घातक होता है और ये जो है मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण भी हो सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है एकीकरण के घटक। आखिर एकीकरण के घटक कौन कौन से होते हैं? कहते हैं अगर हम एकीकरण घटक की बात करें तो पहला तो यही आता है कि सामान्य गुणों का होना। देखिए यानी सामान्य गुण रहेगा तभी एकीकरण की भावना आएगा। श्रम के विभाजन, परस्पर संबंध तथा आत्मनिर्भरता के परिणाम स्वरूप समूह की अखंडता में जो है दृढ़ता लाती है। यानी जब विभाजन होगा, श्रम विभाजन होगा, परस्पर संबंध बनेगा और आत्मनिर्भरता आएगी, तभी जो है एकीकरण की घटक जो है यहाँ पर दृढ़ होगी यानी मजबूत होगी। तो ये एकीकरण के घटक के अंतर्गत आता है। समूह द्वारा निर्धारित मानकों को अपनाना, पालन करना जोड़ने वाला का तत्व होता है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कोई व्यक्ति अगर आपको आह्वान करता है तो आप दौड़े हुए चले आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आप उसकी बातों को पालन कर रहे हो। तो ये सारे एकीकरण के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि आप उस व्यक्ति के अंतर्गत आ गए हो और वो एकीकरण को ही दर्शाता है। यदि बात करें समूहों में सामाजिक नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए ये वैचारिक केंद्रीकरण अथवा जो है एक समूह के सदस्यों के बीच अपनी संस्कृति को जो है अधिमान्यता देना प्रकारात्मक होती है। यानी कोई भी व्यक्ति जो होता है एकीकरण के रिगार्डिंग अपनी सदस्यता के बीच अपनी संस्कृति को जो है आगे बढ़ाता है। बात करें अगले हम घटक की तो वो है सदस्यों के बीच अनुशासन समूह को जोड़ता है, यानी अनुशासन आपको सिखाता है। एक समूह के एकीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व में आत्म जो है निर्भरता, क्रिया, मत व्यक्त पाया जाता है। समूह का परस्पर जो है तालमेल तथा एकीकरण आपसी जो है संतुष्टि द्वारा मजबूत होता है। कहते हैं मात्र सामाजिक अंतक्रियाएं द्वारा ही नहीं होती है। यानी देखिए जब तक आप किसी के विचारों से संतुष्ट नहीं होगे तब तक जो है आप उसके साथ नहीं जुड़ोगे, और जुड़ने का मतलब ही होता है एकीकरण। अगला टॉपिक जो है हमारा दोस्तों एकीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। एकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व कहते हैं समूह का आकार एक बड़े समूह की अपेक्षा छोटे समूह में एकीकरण अधिक सामान्य होता है। यानी देखा जाए
तो समूह का आकार भी डिपेंड करता है। कहते हैं एक बड़े समूह की अपेक्षा छोटे समूह में एकीकरण अधिक दिखता है। बड़े समूह में एकीकरण होता नहीं क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन छोटा समूह होता है तो उसमें आपस में काफ़ी विचारधारा मिलते जुलते रहते हैं, तो वो जो है सबसे अच्छा एकीकरण का समूह माना जा सकता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पर यही आता है कि प्राथमिक समूहों में एकीकरण की अधिक शक्ति तथा क्षमता होती है। यानी प्राइमरी लेवल पे देखा जाए तो लोग जो होते हैं जल्द जो बातें को समझते हैं और डायरेक्ट जो है इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें जो है वो शक्तिशाली होते हैं और काफ़ी सक्षम होते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। यही बात यहाँ आता है अगर हम बात करें भौतिक अस्थिरता और समूह के बीच संबंधों को, समरूपता एवं एकीकरण के जो है बीच सीधा संबंध देखा जा सकता है। अस्थिरता के फलस्वरूप एक परदेशी और नया व्यक्ति समूह में प्रवेश करता है, तो जो है समस्या ये आती है कि समूह की अखंडता को खतरे में डाले बिना उसे कैसे आत्मसात किया जाए। यानी देखिए, कोई व्यक्ति अगर प्रवेश करता है किसी समूह में, तो सबसे पहली बात तो ये होता है कि उसका प्रभाव समूह पे न पड़े, और उसको ऐसे आप आत्मसात करना होता है जिससे समूह पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े और वो जो है हमारे समूह में सम्मिलित हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ है। यहाँ एक उल्लेखनीय यही बात आता है कि नववर्तुलक का समूह जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा जो है स्थापित समूह द्वारा उनके एकीकरण में प्रतिरोध होगा। तो ये प्रतिरोध का मतलब यही होता है कि जितना बड़ा समूह होगा उतने ही विचारधारा होगा और उतने ही जो है ये आगे नहीं बढ़ने के लिए अग्रसर होगा। अब जो हमारे समक्ष आता है वो है एकीकरण की विशेषता। आखिर एकीकरण की क्या विशेषता है और क्या आपको जानना चाहिए। कहते हैं परसंस्कृतिकरण और आत्मसातकरण की अपेक्षा एकीकरण एक जटिल और पेचीदा प्रक्रिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तियों को इकट्ठा करना होता है, ठीक है, उनके साथ जो है विचारों का आदान प्रदान होता है, तो इसलिए पेचीदा है, क्योंकि सभी लोगों को प्रभावित करना संभव नहीं होता है, इसलिए ये जो है प्रक्रिया बहुत पेचीदा है। कहते हैं यह पेचीदा इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो है संलग्न समूहों के लिए पर्याप्त सकारात्मक और समायोजन की आवश्यकता होती है। यानी इसमें समायोजन की व्यवस्था जो है बहुत ज़रूरी होती है, और सकारात्मक और समायोजन की व्यवस्था न हो तो ये आगे नहीं बढ़ पाती है। कहते हैं एक ही समुदाय में परिवर्तन आसान होता है। कुछ समूह अपने परंपरागत मूल्यों को बनाए रखते हैं तो कुछ नए रीति रिवाजों को अपना लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सभी समूह एक समुदाय से पूरी तरह जो है एकीकृत नहीं हो पाते हैं, तो ये एकीकरण को तोड़ते हैं। तो ये भी विशेषता है कि लोग रीति रिवाज अलग अलग होता है, अलग अलग सोच विचार होते हैं, तो वो एक साथ नहीं रह सकते। अगर अगली बात देखा जाए तो कहते यही बात यहाँ पर बताया गया है कि कहते हैं कि एकीकरण संबंध प्रमुख संस्कृति के साथ विभिन्न जो है समाज जो है सांस्कृतिक घटकों को मिलाने की प्रक्रिया को भी कह सकते हैं। यानी आपस में मिलाने के भी ये परिणाम स्वरूप देखा जा सकता है। तो इसमें सारी बातें देखने के बाद आप समझ सकते हो कि अगर हम बात यहाँ पर अगर देखिए तो इसमें यही बात सब बताई गई है कि अगर हम नए रीति रिवाजों को अपना लेते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि सभी समूह एक समुदाय की पूरी तरह से एकीकृत नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका कारण ये भी होता है कि सबके अपनी विचारधारा होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, और वो कई चीज़ों को जो है अपनाना उनके लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि दूसरे ग्रुप में जाना बहुत बड़ी बात होता है और उनकी विचारधारा को ग्रहण करना, एकीकरण करना सबसे बड़ी बात यहाँ आ जाता है। इसलिए एकीकरण जो है बहुत जटिल है, बहुत ही विडम्ब है, बहुत ही कहते हैं बहुत ही जटिलता को लेके साथ चलती है। कहते हैं अगर बात किया जाए मिलने वाली संगठन संस्कृति अपनी संस्कृति पहचान को बनाए रखती है, और साथ ही जिस संस्कृति में उसका एकीकरण होता है उसकी सामान्य संस्कृति कुछ पहलू को तालमेल कर भी लेती है। कुछ जो है पहलू को तालमेल करना ही जो एकीकरण का सबसे बड़ा जो है लक्ष्य होता है। हमारा जो आज हम बात करेंगे जो है पर संस्कृतिकरण, आत्मसातकरण एवं एकीकरण की तुलना। देखिए इस सबको अगर हम तुलना करें, सबका कार्य जो है एकीकरण करना होता है, सबका कार्य जो होता है लोगों से विचारों से अवगत कराना होता है, ठीक है, या दूसरी संस्कृति को अपनाना होता है। लेकिन अगर हम तुलना करें तो ये हमारे समक्ष बात आती है कि आप पर संस्कृतिकरण, आत्मसातकरण और एकीकरण की जो है अवधारणा और अधिक स्पष्टता समझ सकेंगे। यहाँ उनकी समानताओं और विभिन्नताओं पर भी प्रकाश डालते हुए इन तीनों अवधारणाओं का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। बात करें इन तीनों में से कुछ बातें सामान्य हैं तो कुछ कतिपय विभिन्नता भी मौजूद है। इनमें से कुछ सामान्य बातों का यहाँ पर बात उल्लेख किया गया है कि आखिर सामान्य बात क्या है। ये तीनों क्रियाएं एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन फिर भी इनमें बहुत ही विभिन्नता देखने को आपको मिल सकता है और बहुत ही समानता भी देखने को मिलेगा। तो आज जो हम बात करेंगे इनके समानताओं पे, ठीक है, तुलना करेंगे कि आखिर इनमें समानता क्या है, जिसकी वजह से ये काफ़ी विस्तृत है और ये एग्जामिनर का जो है फेवरेट रहता है। क्यों रहता है, आखिर इसमें क्या इसकी जो है सामान्य बात है और क्या इसकी विशेषताएँ हैं।
अगर सामान्य बात देखें तो पहले तो पॉइंट यही आता है कि संस्कृति संपर्क जो है मूल्य सिद्धांत संस्कृतिकरण आत्मसातकरण और एकीकरण के होते हैं। यानी देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि संस्कृति संपर्क के मूल्य सिद्धांत, देखिए कोई संस्कृति संपर्क होता है तो इसके लिए तीन फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या तो संस्कृतिकरण के द्वारा वो एक दूसरे के संपर्क में जा सकते हैं, या आत्मसातकरण के कारण जा सकते हैं, या एकीकरण होने से जा सकते हैं। यानी संस्कृति संपर्क के मूल्य सिद्धांत इन्हीं तीनों के जो है मूलधार बनता है। बात अगर करें दूसरी बात तो यहाँ कहा गया है कि एक सामाजिक प्रक्रिया का मूल्य अंग है। देखिए ये तीनों के तीनों जो है ना एक सामाजिक प्रक्रिया के मूल्य अंग है, जो सामान्य बात है, ये आपने पढ़ा ही होगा, समझा ही होगा, ये तीनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। दूसरे शब्दों में ये सामाजिक प्रक्रिया विभिन्न संस्कृति और सामाजिक समूहों में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को इंगित करती है। यानी ये सारे के सारे जो है जो समाज में परिवर्तन होता है ना उसी बातों को प्रक्रियाओं को ये मेन लेके चलती है, यानी इसी पे ये आधारित भी होती है। यानी कहा जाए तो इसके मूल्य अंग होते हैं, समाज के जो है ये मूल्य अंग होते हैं और इसके बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये मूल्य जो है सामान्य बात के अंतर्गत आता है। कहते हैं इन तीनों में विभिन्न सांस्कृतिक तत्व के आदान प्रदान ग्रहण करने की विशेषता होती है। यानी ये तीनों के तीनों जो होते हैं संस्कृति और तत्व को जो है आदान प्रदान बहुत ही सरल रूप में कर लेते हैं, क्योंकि संस्कृतिकरण में जो होता है विचारों का आदान प्रदान होता है, आत्मसात में जो होती है दूसरे के विचारों को हम अपने अंदर ले लेते हैं, और एकीकरण में क्या होता है कि हम एकता बनाए रखते हैं। तो ये कह सकते हो कि इनमें तीनों में जो संस्कृति तत्व के आदान प्रदान ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यदि बात करें अगले पॉइंट का तो इसमें यही बात आता है कि सांस्कृतिक गुणों का प्रसारण और हस्तांतरण और उनका विभिन्न सीमा में ग्रहणता और अपनाया जाना भी इस तीनों प्रक्रिया का सामान्य विशेषता है। यानी तीनों प्रक्रिया में जो होता है हम गुणों को संस्कृति को जो है प्रसारण और हस्तांतरण करते हैं। यानी संस्कृति गुणों को क्या करते हैं दोस्तों, प्रसारण और हस्तांतरण करते हैं। ये विशेषता इस तीनों में ही पाई जाती है। अब इसी बात को जो है हम यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के रिगार्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पर संस्कृतिकरण किन किन बातों के ऊपर जोर देता है, तो पहला तो यही देता है कि संस्कृति संपर्क को स्थिति बनाता है या अवस्था बनाती है, जहाँ दो समुदाय में सांस्कृतिक गुणों एवं विशेषताओं का परस्पर विनिमय होता है, यानी आदान प्रदान होता है। ये पर संस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है। या यह तो सीधे पहले पहल या संपर्क के माध्यम से संभव हो अथवा दूर हो अपरोक्ष संपर्क के माध्यम से ही होता है। यानी जब तक हमारा किसी व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं होगा पर संस्कृति की भावना जो है उसमें उज्जवल नहीं होगा। तो ये बातें तीनों इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। कहते हैं पर संस्कृतिकरण जो है आत्मसंस्करण एक प्रक्रिया का रूप ले सकता है अथवा एक उत्पाद भी हो सकता है। यानी अगर देखा जाए तो पर संस्कृतिकरण के अंतर्गत ही हमारा यहाँ पर दो पार्टों में ये डिवाइड हो गया है। एक तो जो है आत्मसातकरण है और एक जो है एकीकरण है। तो सबसे पहली बात अगर हम जो है यहाँ पर जो है आत्मसात की करें तो आत्मसात में यही बात दर्शाती है। तो आत्मसात में यही बात आता है कि जब एक संस्कृति अपनी पहचान खो बैठती है तो इसका जो है प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें यही बात आपने समझा था ना कि इसमें जो है संस्कृति अपनी खो बैठते हैं, लोग अपने विचारधारा इनको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हम दूसरे की विचारधाराओं में आ जाते हैं। तो अपना जो व्यक्तिगत विचारधारा इसमें ख़त्म हो जाती है, यानी संस्कृति अपनी खो बैठती है, दूसरी संस्कृति में विलीन हो जाती है। यानी हमारा विचारधारा जो होता है दूसरे के विचारधाराओं से विलीन हो जाती है, हमारा अपना विचारधारा यहाँ खत्म हो जाता है। तो इसमें आत्मसातकरण के अंतर्गत आता है। बात करें एकीकरण का तो कहते हैं जब अनेक संस्कृतियाँ एक साथ रहते हुए एक सामान्य संस्कृति अथवा समूह संस्कृति गुण अपना लेते हैं। यानी यहाँ पर बहुत सारे संस्कृति मिलके जो है एक गुण अपना लेते हैं। आपने बात देखा होगा कि कोई पूजा पाठ करने का तरीका जो होता है दूसरे संस्कृति में भी अपना लेते हैं। तो इसी तरह से एकीकरण का भावना यहाँ पर देखने को मिलेगा। अपनी अपनी पहचान खोए बिना इसमें कार्य होता है। इसमें यानी अपना पहचान वो नहीं खोते हैं लेकिन फिर भी जो है दूसरे की संस्कृति को अपना लेते हैं और उसी की विचारधारा से आगे भी बढ़ते हैं। अगर हम आत्मसातकरण की बात करें तो कहते हैं एक लंबी अवधि से चली आ रही सांस्कृतिक क्रियाओं का जो है उत्पाद आत्मसातकरण के होता है। यानी आत्मसातकरण जो होती है एक लंबी अवधि से चली आ रही संस्कृति प्रक्रिया का उत्पाद जो है आत्मसात के कारण ही होती है। बात करें एकीकरण तो एकीकरण भी एक प्रक्रिया अथवा एक उत्पाद हो सकता है, यानी उत्पाद ही होगा। क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि हम बहुत से लोगों को जो है इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से जो है ये उत्पाद के रूप के अंतर्गत ही आता है।
अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है, इसमें निहित विभिन्नताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझे जा सकते हैं। यानी हम तीनों की बात किए, चाहे वो प्रसंस्कृतिकरण हो या जो है आपका जो है ये आत्मसातकरण हो या एकीकरण की बात हो। तो इसमें कहते हैं इन बिंदुओं में जो हमने विभिन्नताओं को हम जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक आप विभिन्नताओं को नहीं जानिएगा ये टॉपिक जो रहेगा अधूरा हो रह जाएगा। कहते हैं आत्मसातकरण एक संबंध संस्कृति के परंपरा जो है सम्मिलित होता है, जबकि संस्कृतिकरण एक संबंध एक बड़े पैमाने बड़े ही विस्तृत क्षेत्रों में संस्कृति तत्वों को प्रसारण एवं स्थानांतरण से होता है। यानी देखा जाए तो आत्मसातकरण एक संबंध संस्कृति के परंपरा सम्मिलन से होता है, यानी आपस में सम्मिलित होने से होता है, जबकि संस्कृतिकरण जो होता है प्रसार और स्थानांतरण से होता है। और दूसरी बात करें एकीकरण की, तो एकीकरण जो है सदस्यों को आस पास लाता है और समूह में जो है तालमेल अथवा अखंडता बनाए रखता है। क्योंकि एकीकरण का मतलब ही होता है हमें इकट्ठा कार्य करना है, तालमेल के साथ करना है, अखंडता बनाना है और आसपास जो है सदस्यों को लाता भी है। तो ये तीनों चीज़ जो है इसके कुछ विभिन्नताएं देखने को आपको यहाँ पर मिल सकता है। आगे बताता है कि परसंस्कृतिकरण एकीकरण के विरुद्ध एक निरंतर प्रक्रिया का काम करता है। यानी परसंस्कृतिकरण जो है दोस्तों एक एकीकरण के विरुद्ध एक निरंतर प्रक्रिया का काम करता है। यानी विरुद्ध कैसे करता है, देखिए परसंस्कृतिकरण जो होता है क्या करता है, आपने जाना ही है, पढ़ा ही है कि स्थानांतरण करता है ये, ठीक है, या इसको जो है विस्तार करता है, फैलाता है। लेकिन ये एकीकरण को इसलिए विरोध करता है क्योंकि इससे जो होता है कोई चीज़ विस्तार हो जाता है ना, तो ये एकीकरण की भावना उसमें नहीं रहती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ को फैला देते हो, पानी ही है, अगर वो साथ में लोटा के अंदर है तो एकीकरण हो रखा है। लेकिन जैसे उसको विस्तार कर दोगे, फैला दोगे, तो एकीकरण का विरोध ही किया ना, इसका मतलब। तो ये आप साधारण शब्दों में भी समझ सकते हो, जिसमें संगठन की एक प्रक्रिया समझा जाता है। यानी संगठन की एक प्रक्रिया होती है। इन दोनों में अलग आत्मसातकरण सामाजिक संपर्क की जो है अंतक्रियाओं को चरम उपलब्ध होता है। यानी इनमें जो है डिफरेंस देखने को अंतक्रियाएं जो है परम उपलब्ध आपको दिखेगा। कहते हैं आत्मसातकरण की प्रक्रिया विभिन्न संस्कृति मूल्य और भावों को सम्मिलित एवं लंबा समय लगती है। यानी इसको होने में, आत्मसात करने में बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, कहते हैं किसी को आप जाओगे उसके विचारधारा से अवगत नहीं हो सकते, उसको समझने के लिए बहुत लंबी समय लगता है, तभी जो है अपने विचारों को आप यहाँ पर त्याग देते हो, आपका विचार जो होता है विलीन हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा लंबा समय लगता है। इसके विपरीत एकीकरण संस्कृति अनेकता, स्वच्छता और जो है अपूर्ण जो है आत्मसात को संबंध होता है। यानी एकीकरण के जो विचार होते हैं अनेकता में एकता की भावना लाने को होती है। ये थोड़ी सी अवधि में घटित हो सकती है, यानी थोड़ा सा अगर आप प्रयास करो, आपकी विचारधारा अच्छा है तो लोग काफ़ी इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, कहते हैं इकट्ठा होने का मतलब है कि जहाँ से व्यक्ति को साधन मिलता है, जहाँ से व्यक्ति को विचारधारा मिलता है, वहाँ व्यक्ति जरूर जो है एकीकरण होते हैं। देखिए, मैं भी ये बात जानता हूँ कि त्रिपाणी स्टडी सेंटर के साथ बहुत से बच्चे जुड़ेंगे, क्योंकि ये विश्वास है, क्योंकि कहते हैं उनके लिए जब मैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो भी जरूर मुझसे जुड़ेंगे। और जुड़ना तभी हो पाएगा संभव जब आप कोशिश करोगे। कहते हैं कई टॉपिक जो है बच्चे जो है नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उनको जो है उन तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्योंकि पहुंचने का बात ही यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट आता है, क्योंकि इसका नाम जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर है। लेकिन जैसे हम त्रिपाण लिखते हैं तो ये त्रिपुरा कर देता है, जिसकी वजह से बच्चों को लगता है कि ये फेक वीडियो था, ठीक है, चाहे फेक चैनल था। तो ये बात आपको भी समझना पड़ेगा कि कहते हैं कुछ चीज़ों को अगर आप रिसर्च में लाओगे तभी जाके वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, और तभी जो है आपके लिए अच्छा से अच्छा होगा। आपको पता है कि जब एग्ज़ाम फाइनल आएगा तो इसमें बहुत से जो है टेस्ट सीरीज आपके लिए आएगा, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे, और वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये तब होगा जब ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक नहीं अनेक बनना है, मुझे एक दो से क्या। ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत से बच्चे जुड़ते हैं तो उनको फ़ायदा होगा ना इससे, और फ़ायदा होगा तो कहते हैं उनकी विचारधारा अच्छी विचारधारा में कन्वर्ट होगा, वो देश के लिए कल्याण के कार्य करेंगे। तो यही तो त्रिपाणी स्टडी सेंटर का लक्ष्य है कि सब बच्चे सुचारू रूप से अच्छे बने और माता पिता का आज्ञा का पालन करें, आदर्शमय बने। क्योंकि कहते हैं दोस्तों गलत बन के हम कुछ भी नहीं कर सकते, कहते हैं वो हम हमेशा ही एक कुपात्र ही बनेंगे और आलोचना का ही विषय बनेंगे। इसलिए आलोचना हमें नहीं बनना है, हमें तो बनना है एक अच्छा इंसान बनना है, जो हमें कोई व्यक्ति अगर गलत नहीं अच्छा नहीं कह सकता तो गलत भी कहने का अधिकार उस पर ना हो। ठीक है, इसलिए दोस्तों जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसको जो है एक से अनेक में कन्वर्ट कीजिए।
कहते हैं जितना अधिक बच्चे मुझसे जुड़ेंगे, जितना सब्सक्राइब करके रखेंगे, उतना ही उन तक ये वीडियो पहुंचेगा और उतना ही आगे वो चलेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई वीडियो मैं अच्छा डालूं और आप उस वीडियो से अनभिज्ञ रह जाओ और उसको ना देख पाओ, उसको आगे ना समझ पाओ, तो ये आपका ही नुकसान होगा। इसलिए सोचना नहीं है, जल्द से जल्द जो है इसको सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, तभी ही जो है समय समय पर आपको इसका नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अगली पॉइंट पे हम बात करते हैं जिसमें आत्मसातकरण की प्रक्रिया विभिन्न संस्कृति, मूल्य और भावों को सम्मिलित में लंबा समय लगता है। तो हमने आत्मसातकरण का तो पहले ही विचार कर चुके हैं कि ये जो होती है संस्कृति, मूल्य होती है और भावों को और सम्मिलित को जो है लंबा समय लग जाता है इसको आगे बढ़ने के लिए। इसके विपरीत एकीकरण जो है संस्कृति अनेकता, सुरक्षा और जो है अपूर्णता जो है आत्मसात से संबंधित होता है। यानी एकीकरण की भावना जो होती है, अगर आपका विचारधारा अच्छा है तो जरूर जो लोग जो है आपसे जुड़ जाते हैं। यह थोड़ी सी अवधि में घटित हो सकती है। यानी आपने देखा होगा कि जब नेता प्रचार करते हैं तो बहुत जल्दी जो है लोग उनके बातों पर विश्वास कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि नेताओं के जो भाषण में एक ही बात होती है, लालच। ठीक है, आपके लिए जो है तरह तरह की लुभावनी बातें करते हैं, हमेशा आपकी जो है जो दुखती नस होती है ना उसको दबाते हैं और आप उनकी बातों पे बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हो। वो आपको कहते हैं कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे आपको रोजगार दे देंगे, जैसे ही सत्ता में आएंगे आपको हम बस फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, आपको हर तरह की सुविधाएं दे देंगे। और ये नहीं कहते हैं कि आपकी सारी बातें अगर मैं करता हूँ फ्री तो दूसरी चीज़ें जैसे खाने पीने की वस्तु है उस पर सारा मैं आपको बोझ डाल दूंगा और आप दब के नमक रोटी पे आ जाइएगा। ठीक है, सिर्फ पानी पी के आप ज़िंदगी जी लीजिएगा, बिजली चला के आप अपना जीवन जी लीजिएगा और बस में यात्रा करके आप जो भोजन ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो आवश्यक चीजें होंगी उसको बढ़ा देंगे। तो आप लोग भी क्या करते हो, उनकी लालचों में आ जाते हो। हमने बचपन में सदैव पढ़ा है और आप अपने बच्चों को भी पढ़ाते हो कि लालच बुरी बला है, उसको सदैव ही अपने पास भटकने न दो। लालच करोगे तो गड्ढे में गिरोगे। और वही आज हो रहा है। आज हर कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। आप जैसे मैं आऊँगा आपको रोजगार दे दूंगा, सभी बच्चों को मैं जो है शिक्षित कर दूंगा। हमारी शिक्षा पद्धति बहुत उन्नति है, लेकिन वो कभी भी सरकारी स्कूल में जाकर नहीं देखते हैं कि बच्चे की कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसा उनका पढ़ाने का ढंग है, क्या टीचर उपलब्ध होता है। मैंने इवन ये भी देखा है अगर प्राइवेट स्कूल में टीचर नहीं आते हैं तो दूसरा टीचर उनके जगह पर ले लेते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में अगर आप देखोगे अगर टीचर नहीं आया है तो सब बच्चों के घर से स्कूल से बाहर भगा देते कि जाओ अपने घर पे जाओ, टीचर आया ही नहीं पढ़ाने वाला। तभी तो ये सरकारी और ये प्राइवेट ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई, सरकारी स्कूल है तो आप वहाँ पर टीचर की व्यवस्था करो ना। दूसरा टीचर अगर छुट्टी पे गया है तो बच्चों को छुट्टी करने का क्या अर्थ है? तो यही सब चीज़ जो है आप लोगों को भी बर्बाद कर रहा है, अब देश को भी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपके लिए फ़ायदे में है, आपको ले जाएगा, लेकिन आपको ही नुकसान में ले जा रहा है ये। तभी तो आप देखते हो कि तेल की कीमत इतनी बढ़ गई है। आपको देखो समाज में जो है आटे, चावल जो हमारी प्राथमिक वस्तु है उनकी इतनी महंगाई हो गई है कि आम गरीब तो कहते हैं जैसे दुकान पे जाता है वो अपने 10 बार तो सोचने लग जाता है मैं क्या करूं, क्या खरीदूं, क्या ना कर दूं। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो ये सब जो होता है नेताओं के भाषण की वजह से होता है। वो आपको तरह तरह के लालच देते हैं और सत्ता में प्रवेश कर जाते हैं। बेशक वो पानी फ्री करते हैं, बिजली फ्री करते हैं, लेकिन आपने कभी ये बात सोचा है कि ये पानी बिजली जब फ्री करते हैं क्या उस कर्मचारी जो इस विभाग में लगे हुए हैं क्या उनको पैसे की आवश्यकता नहीं होगी? कि उनके बाल बच्चे नहीं होंगे? क्या वो फ्री में काम कर रहे होंगे? दोस्तों, फ्री में वो काम नहीं कर रहे होते हैं। वो सारे के सारे पैसे जो होते हैं आपके दूसरे वस्तु से वो लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, वो आटा, चावल, दाल पे इतने रेट बढ़ा देते हैं और उन पैसों का जो होता है बिजली विभाग में, ठीक है, पानी विभाग में, बस ट्रांसपोर्ट विभाग में उन कर्मचारियों को पैसा देने में लगा देते हैं। तो यही सरकार कर रही है और आप लोग इसी बात पे बेवकूफ़ बन रहे हो। सरकार को सदैव ये कहो कि भाई जो हमारी प्राथमिक वस्तु है उसको रेट कम करो, उसको तालमेल अच्छा बनाओ, जिससे हर एक व्यक्ति जो है दो टाइम का भोजन ग्रहण कर सके। हमें बस में यात्रा अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम जरूर पैसा लगा के हम यात्रा कर लेंगे। ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम जो है पानी की व्यवस्था भी कर लेंगे। होगा अगर हमें बिजली नहीं मिला फिर भी हम जो है आज तक कहते हैं हमारा जो कहते हैं भारत का जो अगर देखा जाए संस्कृति तो हम लालटेन और दिए पे ही चलाए हैं। हम बिजली लेके हमारा पेट नहीं भर जाएगा। तो कभी भी आप लोग भी इस बात पे प्रश्न करो, इस बात पे जो है आगे बढ़ाओ और ये तभी होगा जब आप समझदार होगे, आप पढ़ोगे।
तो यही बात यहाँ पर जो है एकीकरण के रूप में आता है कि मंत्री लोग जो होते हैं अच्छे अच्छे भाषण दे के, लुभावने भाषण दे के आपको जो है अपने अंडर कर लेते हैं और वो जो है इलेक्शन जीत जाते हैं और कुर्सी पर जो है 5 साल के लिए बैठ जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर साफ किया गया है कि एकीकरण का यही होता है, थोड़ी सी अवधि में घटित हो जाती है, यानी बहुत जल्दी वो आपको आकर्षित कर देते हैं और आपके दिमाग को भी वो कब्जे में कर लेते हैं। जो कहते हैं पर संस्कृतिकरण कभी कभी साफ और स्पष्ट होते हैं और इसमें जो है प्रविष्ट त्वरित सामाजिक परिवर्तन घटित हो जाता है, यानी समाज में ये बातें घटित हो जाती है। उसके पश्चात चौथी पॉइंट यही बात बताता है कि आत्मसातकरण को एक स्वैत जो है घटित प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है, जबकि पर संस्कृतिकरण और एकीकरण जो है सामाजिक प्रक्रियाओं हैं जो सांस्कृतिक और संपर्क से संभव होती है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये स्वयं ही घटित होने वाला एक प्रक्रिया है जिसको हमें घटित करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पर सांस्कृतिक और एकीकरण जो है ये सामाजिक प्रक्रिया है जो संस्कृति संपर्क से संभव हो पाती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इस चैप्टर के जो है तीनों पहलू को आपको देखना जरूर चाहिए और इसको जो है अपनी किताबों पर भी नोट करना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट बात आपको लगता है उसको नोट करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। और फ़र्ज़ एक और भी है जिसको आपको भूलना नहीं है। क्या करना है, YouTube से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।